वेलकम टू एसएससी मेडीजी। इंडियन आर्मी को प्राइवेटाइज्ड करने के बाद अर्थात इंडियन आर्मी में ठेके के रूप में नौकरी देने के बाद एज अग्निवीर, अब मोदी सरकार की नई प्लानिंग है कि पूरे देश में गवर्नमेंट जॉब्स को प्राइवेटाइज्ड कर दिया जाए। लेकिन नौकरियों को प्राइवेटाइज्ड करने का मतलब होता है कि नौकरियों को ठेके पर दे देना। लेकिन वर्ल्ड लेवल पर अगर नौकरियों को ठेके पर दे दिया जाता है तो ये शब्द यूज करना सही नहीं लगता है। सरकार की बहुत ज़्यादा बदनामी होती है। तो वैश्विक स्तर पर सरकार की बहुत ज़्यादा बदनामी ना हो और लोगों की भावनाएं आहत ना हो ठेका सिस्टम या प्राइवेटाइजेशन सिस्टम से, इस शब्द से, इसलिए सरकार ने एक नया शब्द ढूंढ लाया है, अग्निवीर, या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के आगे वीर लगा दो, जैसे कि अग्निवीर, एसएससी वीर, बैंक वीर, रेलवे वीर। और जिस तरह के माहौल बन रहा है उसके हिसाब से एक चीज़ की गारंटी है कि आने वाले वक्त में एसएससी भी प्राइवेटाइज्ड हो जाएगी। मतलब एक नई योजना चालू होगी, एसएससी वीर, एमटीएस वीर, सीजीएल वीर, सीएचएसएल वीर, सीजीएल वीर। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई सीजीएल को प्राइवेटाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मिनिस्ट्रीज में जॉब होती हैं। तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर हमारे देश की ट्राई डिफेंस सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को प्राइवेटाइज किया जा सकता है, अग्निवीर की स्कीम लाई जा सकती है, तो एसएससी सीपीओ के थ्रू जो पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाते हैं उनको प्राइवेटाइज क्यों नहीं किया जा सकता। सीपीओ वीर की स्कीम भी लाई जा सकती है। एमटीएस में जो छोटा मोटा काम करना होता है उसके लिए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा सकता है, एमटीएस वीर भी लाई जा सकती है। सीएचएसएल में जो क्लर्क का काम करना होता है उसमें भी लोगों को रखा जा सकता है बाहर से ठेके पर, तो सीएचएसएल वीर भी स्कीम लाई जा सकती है। कैसे होता है, सीजीएल वीर भी लाई जा सकती है, कैसे होगी उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बैंक के बारे में बात करेंगे। आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल देख रहे हैं कि अग्निवीर की तर्ज पर बैंकों में भी रखे जाएंगे कर्मचारी। यहाँ पर एक डिटेल्ड आर्टिकल है जिसमें लिखा गया है कि सेना में अग्निवीरों की तर्ज पर अब बैंकों में भी होगी कर्मचारियों की बहाली। यह कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट पर रखे जाएंगे। देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक एसबीआई अपना खर्च निकालने को मानव संसाधन संबंधित मुद्दों के लिए अलग कंपनी शुरू करने जा रहा है और इसके लिए स्टेट बैंक की ऑपरेशन और सपोर्ट सब्सिडियरी को हाल ही में आरबीआई के सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। इसके लिए एसबीआई ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में बैंकों शाखाओं में कर्मचारियों का प्रबंधन करेगी। और बैंकिंग क्षेत्रों के जानकारों की माने तो यह कदम उठाकर बैंक अपना कॉस्ट टू इनकम रेशियो कम करना चाहता है, जो अभी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ऊंचा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरे देश में एसबीआई ने बैंक शाखाओं को एक बहुत बड़ा नेटवर्क स्थापित कर रखा है। और तो और यहाँ पर यह भी लिखा गया है कि एसबीआई में ठेके पर काम शुरू करने के बाद जो दूसरी बैंकें हैं वही सेम मॉडल अपनाएंगी। दूसरी बैंक भी नई व्यवस्था की ओर बढ़ा सकती हैं कदम। इस नई व्यवस्था का असर पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री पर दिखाई पड़ेगा। एसबीआई ऑपरेशन सपोर्ट सर्विसेज भारतीय बैंकिंग जगत में पहली सब्सिडियरी होगी। अब अन्य बैंक भी इसी दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक कई बैंक पूर्व में आरबीआई के पास इस तरह की सब्सिडियरी बनाने के लिए प्रस्ताव दे चुके हैं, लेकिन तब आरबीआई ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। लेकिन अब एसबीआई को अनुमति मिलने के बाद अन्य बैंक भी पुराने प्रस्तावों को फिर आगे बढ़ाने के लिए आरबीआई की ऐसी सब्सिडियरी के लिए मंजूरी मांग सकते हैं। और इस प्रकार यह अग्निवीर की तरह बैंक में भी एक नई बहाली योजना होगी जिसे कहा जाएगा बैंक वीर। लेकिन दूसरी ओर इस योजना का विरोध हो रहा है। इसके बारे में छात्रों का कहना है कि पहले सेना में अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई, इसी तर्ज पर अब बैंकों में भी कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती की योजना बनाई जा रही है। इससे युवाओं का भविष्य अंधकार में चला जाएगा। इसके खिलाफ उन्होंने आंदोलन की घोषणा की है। देखिए, मतलब साफ है कि इस गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही लक्ष्य कि धीरे धीरे सारे सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट कर दिया जाए, मतलब उनको ठेके पर दे दिया जाए। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सरकार ऐसा एक बार में ही क्यों नहीं कर देती, मतलब एक ही बार में सारे सरकारी संस्थानों को प्राइवेट क्यों नहीं कर देती। सरकार ऐसा नहीं करेगी। उसका कारण है कि अगर सरकार ऐसा करने जाएगी तो बड़े लेवल पर, मास लेवल पर विद्रोह होगा अगर सारे संस्थान एक साथ आ जाएंगे। इसलिए सरकार क्या करती है, एक एक संस्थानों को धीरे धीरे करके प्राइवेट करती है। जैसे जब अग्निवीर स्कीम लाई गई उस समय बहुत बड़े लेवल पर विद्रोह हो गया, ट्रेनें जलाई गई। अगर मान लीजिए कि एक ही साथ सरकार अग्निवीर, बैंक वीर, एसएससी वीर, रेलवे वीर की स्कीमें ला देती तो बहुत बड़े लेवल पर विद्रोह हो जाता और सरकार को कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाता। इसलिए सरकार सेफ स्टेप लेती है, धीरे धीरे करके चीज़ों को प्राइवेट करती है। पहले आर्मी को प्राइवेटाइज करिए अग्निवीर, अब बैंक वीर ला रही है, उसके बाद एसएससी वीर आएंगे, रेलवे वीर आएंगे। एक्चुअली देखा जाए तो रेलवे में ऑलरेडी ठेके पर काम स्टार्ट हो चुका है। तो आपको एक चीज़ समझनी होगी कि ये सरकार की जो इंटेंशन है वो नौकरियों देने का नहीं है।
एक और सरकार ये दावा करती है कि हम चीज़ों को प्राइवेट कर रहे हैं क्योंकि हमको कॉस्ट कटिंग करनी है, लेकिन दूसरी ओर अभी हाल ही में जितनी प्राइवेट कंपनियां थी, जितने लोग पैसे लेकर भागे देश से, उन लोगों का 11 लाख करोड़ रुपए का लोन माफ़ कर दिया सरकार ने। देश की सभी पॉलिटिकल पार्टियां इसके विरुद्ध हैं, खाली एकमात्र एक बीजेपी पार्टी है जो हमेशा प्राइवेटाइजेशन का सपोर्ट कर रही है। वहीं हमारे देश में एक दूसरी सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार, जो गरीबों के कल्याण के लिए योजनाएं बना रही है। पंजाब में सरकार बनाते ही दूसरे दिन ही गवर्नमेंट जॉब का अनाउंस कर दिया सरकारी डिपार्टमेंट में। स्कूल, शिक्षा, स्वास्थ्य सभी क्षेत्रों में अच्छा काम किया है, और वो भी तब जब दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। पूर्ण राज्य न होने का मतलब है कि केजरीवाल के पास सारी ताकत नहीं होती है। दिल्ली का सीएम सभी राज्यों के सीएम से कंपेयर करें तो सबसे कमजोर सीएम होता है। बहुत सारी चीज़ों के लिए दिल्ली के सीएम को केंद्र सरकार पर, प्राइम मिनिस्टर पर या राज्यपाल पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। वहीं अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की राजनीति में भी तख्ता पलट हुआ है। नीतीश कुमार और आरजेडी के गठबंधन की सरकार बनी है, और सरकार बनते ही इन्होंने अनाउंस कर दिया कि इनका जो पुराना वादा था 10 लाख नौकरियां देने का, उसको पूर्ण करने का आश्वासन दिया, उसके ऊपर काम चालू कर दिया। और शिक्षा विभाग में 35,000 से ज़्यादा बहालियों का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, और पशु चिकित्सा विभाग में नौकरियों का विज्ञापन जारी कर दिया गया है। आप एक चीज़ सोच रहे होंगे कि आरजेडी ने तो मात्र 10 लाख नौकरियों का वादा किया था, लेकिन जब नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार बनाई थी, उस समय उन्होंने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था। तो नीतीश कुमार की जब सरकार गठबंधन बीजेपी के साथ था, उस समय नीतीश कुमार ने 2 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं दिया, 10 लाख नौकरियां क्यों नहीं दी। लेकिन सरकार का गठबंधन टूटते ही जब आरजेडी के साथ इन लोगों ने सरकार बनाई, तब उन्होंने नौकरियों की वैकेंसी क्यों अनाउंस कर दी। उसका मतलब साफ है, साफ मतलब यह है कि बीजेपी ये एकमात्र एक पार्टी है जो न कभी नौकरियां देगी, ना किसी को भी देने देगी। मतलब इनके साथ अगर कोई भी गठबंधन की सरकार बनाएगा तो उसके ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करके उसको नौकरियां का सृजन नहीं करने देगी। और हमारे देश की राजनीति में एक बहुत ही बड़ा तख्ता पलट हुआ है पिछले कुछ सालों में, वो है आम आदमी पार्टी का उद्भव। आम आदमी पार्टी के कामों को पूरे देश ने देखा है। अरविंद केजरीवाल एक नेशनल लीडर बनकर उभरे हैं, तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों को अब ये चीज़ आसानी से समझ में आ चुकी है कि अब हम जनता को बहुत ज़्यादा दिनों तक मूर्ख बनाकर नहीं रख सकते हैं। हमें काम करना होगा, हमें सुविधाएं देनी होगी, हमें नौकरियों का सृजन करना होगा, समाज कल्याण के लिए काम करना ही होगा। नहीं तो हमारा अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा और धीरे धीरे पूरे देश पर आम आदमी पार्टी का ही कब्जा हो जाएगा। वो कहते हैं कि इतिहास को हमेशा दोहराता है। ये सेम वही सिचुएशन है जब 1935 के आसपास अंग्रेजों को पता चल चुका था कि अब वो सरकार में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकते, मतलब कि अब वो भारत को बहुत ज़्यादा दिनों तक गुलाम बनाकर नहीं रह सकते, भारत को उनको आज़ाद करना ही होगा। तो ये सेम सिचुएशन आज फिर से सबके सामने आ चुकी है। आप सोच रहे होंगे कि मैं पॉलिटिकल बातें क्यों कर रहा हूँ। आज के समय में लोगों के अंदर एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है कि पॉलिटिकल चीज़ें खराब होती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि पॉलिटिक्स का उनके ऊपर सीधा इफेक्ट पड़ता है। उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है, वो जो कुछ भी करते हैं, उसका सीधा असर पॉलिटिक्स के कारण ही उनके ऊपर पड़ता है। मैंने यहाँ पर सभी पॉलिटिकल पार्टियों की बात की है, उनकी योजनाओं की बात की गई है, नौकरियों के लेकर उनका क्या स्टैंड है उसके बारे में बात की है, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, सबके बारे में बात की है। मैं एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ और वही बता रहा हूँ कि जो मैंने देख रहा हूँ जो बिल्कुल सही है। मैं बीजेपी को एक शिक्षा विरोधी पार्टी करूँगा, रोजगार विरोधी पार्टी कहूँगा। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप भी धर्म और जाति की राजनीति से ऊपर उठिए, और धर्म और राजनीति की लड़ाई करके ही आपका वोट लेते हैं, करोड़ों का स्कैम करके राज करते हैं, और बेसिक सुख सुविधाओं से आपको वंचित रखा जाता है। इसलिए आज के समय में गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।